बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये है, लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज की मंजूरी दे दी है। इनका आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें 37 माह की मुद्दत के लिए पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज की मंजूरी दे दी है। इस पे हम गुफ्तगू करेंगे और हमें ज्वाइन किया है वजीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक साहब ने। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अनवार साहब खैरियत से हैं आप? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुबारकबाद कि आप भी उतने ही मुस्तहिक हैं क्योंकि आप ने और मोहम्मद औरंगजेब साहब ने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में ऐसे माहौल पैदा किया, ऐसे इकनॉमिक मेजर्स लिए कि आज 25 सितंबर को IMF ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज को मंजूर किया है। कुछ इस हवाले से बताइएगा कि इससे क्या इंपैक्ट आता है और हमारी मईशत के लिए ये क्यों कर इतना जरूरी था। देखिए अनवार साहब, अभी बाज़ाब्ता एलानिया तो नहीं आया, पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो इब्तदाई खबरें हमें अमेरिका से मिल रही हैं वो ये है कि IMF का जो लोन प्रोग्राम था वो IMF के बोर्ड ने मंजूर कर दिया। तो इसके ऊपर मैं आपको जो तफसील देने से पहले सिर्फ गुजारिश करूंगा, 22 से मुसरत तो शायद हमारे लिए बाहैसियत कौम ये नहीं होना चाहिए, बल्कि 22 से इत्मीनान जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमने जिस किस्म की गैर जिम्मेदाराना सियासत अपने मुल्क में फरोग पाते देखी पिछले चंद सालों के अंदर, उसकी वजह से आप जानते थे मुल्क बिल्कुल दिवालियापन के किनारे पे आके खड़ा हो गया था। और हमने इस किस्म की बचकाना हरकतें भी यहाँ पे शुरू कर दी थी अपनी छोटी सियासत को चमकाने के लिए, कि हम अपने मुल्क के अंदर सऊदी अरेबिया से भी सस्ता हमने डीजल बेचना शुरू कर दिया था। पर चले, देर आए दुरुस्त आए। मैं ये इस चीज का इत्मीनान जाहिर करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर एक मुश्किल फैसला करते हुए, अपनी सियासत को एक तरफ तर्क करते हुए, इस काबीना ने जो अनथक मेहनत IMF का प्रोग्राम को सिक्योर करने के लिए की, ये बिल्कुल बाइस से इत्मीनान है। पर अनवार साहब, इसकी एक बहुत बड़ी कीमत इस अवाम ने अदा की है, महंगाई की शक्ल के अंदर, टैक्सों की शक्ल के अंदर और बेपनाह मसाइल की शक्ल के अंदर। तो ये आज जो मौका है वो हमारे लिए, ये मौका इस तरह से मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पे ये अहद करें जो हमारे वजीर आजम साहब हमेशा कहते हैं कि क्या हम वो रास्ता और वो इस्लाहात अब यहाँ से उस इस्लाहात के रास्ते के ऊपर चलने को तैयार हैं कि हम इस IMF प्रोग्राम को अपना आखिरी IMF प्रोग्राम करवा दें, और 25वें के बाद अल्लाह ना करे हमें 26वीं दफा IMF के पास जाने की जरूरत हो। क्योंकि आप जानते हैं जब आपके मुल्क के अंदर जब इस्तेहकाम उखड़ जाता है तो उसके अंदर एक तूफान आपके पास महंगाई का आता है, आपकी फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो जाती हैं। ये सब कुछ हमने देखा है। जब अभी चंद महीने चंद साल पहले आपने IMF के साथ जो लड़के और झगड़ के भी देखा, तो आपकी महंगाई 40% के करीब तकरीबन चली गई। अब जब से आप फिजिकल डिसिप्लिन और बेहतर तर्ज हुक्मरानी के अंदर आए हैं तो आप महंगाई को देखने बतदरीज कम होती जा रही है, 9.5% पे आ गई है। आज चंद जरीदों ने अपनी रिपोर्टें भी शाया की जिसके अंदर वो 7.5% के ऊपर आ गई है। तो आज हमें ये जो अच्छी हुक्मरानी का तर्ज है इसको अपने साथ इसको अपने एक्सेप्ट करते हुए अब हमें जो काम करना है वो ये है कि इस्लाहात ऐसी जिसमें कमजोर तबकों को तहफ़्फ़ुज़ दें और अपनी मईशत के अंदर तरक्की को जामे, जिसके समरात हर तबके के ऊपर मिले और अपनी मईशत की तरक्की को पायदार, ये ना हो कि जब दुनिया डॉलर निछावर करे तो हम तरक्की करें, जब डॉलरों का वो बारिश रुक जाए तो हम अपने मुल्क के ऊपर धर्म करके गिर जाएं। अली साहब, ये मुझे बताइएगा कि आपने सही कहा। मैं ये भी जानना चाहूंगा आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के आपने इस्लाहात पे बहुत जोर दिया है, उसके लिए जो पॉलिटिकल विल चाहिए, क्योंकि इसमें टैक्सेस ऐसे सेक्टर्स पर भी लगाए गए हैं जो टैक्स देने पर बाखुशी आमादा नहीं होते। अब ये प्रोग्राम मंजूर हो गया, एक तो उस हवाले से बताएगा कि उसी पॉलिटिकल विल के साथ आगे बढ़ा जाएगा, प्राइवेटाइजेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा, और दूसरी तरफ IMF की मंजूरी के बाद ये इसके क्या इंपैक्ट होगा ओवरऑल मार्केट पे या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, इत्मीनान में इजाफा होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसका जो सबसे ज्यादा फायदा होगा
वो आम आवाम को होगा, बिकॉज आपकी जो कीमतों के अंदर ठहराव आ जाएगा, आपकी करेंसी के अंदर ठहराव आ जाएगा, आपके मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो जो आप देख रहे थे चंद महीने से उनके अंदर इस्तेहकाम आया था, स्टॉक मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई थी, महंगाई कम हो गई थी, सूद की शरह नीचे आना शुरू हो गई थी। अब इस इस्तेहकाम को आपने एंकर कर दिया, इसको परमानेंस दे दिया। अब इस फ्रेमवर्क के अंदर आप अपना तरक्की का और ग्रोथ का सिलसिला शुरू करेंगे, तो इसका इसके फवायद हैं जो आपकी मईशत के ऊपर आएंगे, और इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लो भी देखें, क्योंकि जब आपके पास IMF प्रोग्राम से बाहर से डॉलरों का फुकतान था, तो जो पहले ही बैरूनी मुल्क सरमायादार आपके पास आए हुए थे वो अपना मुनाफा बाहर नहीं भेज पा रहे थे। तो जिस तरह से आपकी मईशत के अंदर इस्लाहात आगे बढ़ती रही, तो आपने चंद महीनों में पिछले शहबाज शरीफ साहब के हुक्म के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने तकरीबन 2-2.5 अरब के प्रॉफिट रिपैट्रिएशन किया। तो जब आपके बैरूनी मुल्क सरमायादारों को उनका मुनाफा वापस मिलेगा तो उनके अंदर इत्मीनान आएगा कि हाँ, पाकिस्तान एक ऐसी मईशत है जिसके अंदर हम और जाके पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से वो आपकी प्रोडक्टिविटी और नई नौकरियों का सिलसिला शुरू होगा, और आपसे इसके एक के बाद दूसरा मुल्क, दूसरे के बाद तीसरा सरमायाकार आते आते आपकी मुल्क के अंदर पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी। तो एक तो उसका पहलू ये है। इसके साथ साथ जो आपने बताया कि जी के क्या पॉलिटिकल विल सरकार होगी, देखें गुजारिश अनवर साहब ये है कि अगर हमने जिस तरह से 70 साल में इस निजाम को चलाते रहे कि एक कदम आगे लें, उसके बाद जब हमारे लिए थोड़ी सी हीट जनरेट हो तो हम 2 कदम पीछे ले लें, तो हम कभी भी इस बूम एंड बस्ट के साइकिल से बाहर नहीं आ सकेंगे। तो हमें ये बहैसियत एक कौम खुददारी का सबक उठाना होगा, उसको समेटना होगा, उसको बांधना होगा अपने साथ, और ये अहद करना होगा कि हर तबका अपनी आमदनी के जायज हिस्से के मुताबिक अपना बोझ उठाएगा, और जब वो अपना बोझ उठाएगा तभी हम ये जो 18% जो आपका सेल्स टैक्स का रेट है उसको कम कर सकते हैं, हम तनख्वाहदार लोगों के ऊपर टैक्स कम कर सकते हैं, बिजली के बिल के ऊपर टैक्स कम कर सकते हैं। तो अंडर टैक्स एंड अनटैक्स जो सेक्टर्स हैं उनके पीछे बहैसियत एक कौम हमें ये अहद करना होगा, इनके खिलाफ पकड़ दकड़ में हम साथ देंगे, उनकी निशानदही करेंगे, उनको अपने मुआशरे में रद्द करेंगे। जब ये सारे के सारे जो आपके जो अपनी जो आपका नजरिया है आप उसको अपनाएंगे, तो यकीन माने पाकिस्तान बाकी के खित्ते के ममालिक की तरह अपने एक सेल्फ सफिशिएंसी के एक रास्ते के ऊपर, एक जामे तरक्की के रास्ते के ऊपर, एक पायदार तरक्की के रास्ते के ऊपर चल सकेगा। और क्योंकि अब दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स है वो बदल चुकी है, हर मुल्क अपने मफाद को पहले देखते हैं, तो शायद अब हमारी मजबूरी भी है कि हम इस रास्ते पे चलें, क्योंकि हमारे पे अब कोई डॉलर निछावर करने को तैयार नहीं है। तो चले, देर आए दुरुस्त आए, जिस मर्जी वजह से हमें अपना किबला दुरुस्त करना पड़ रहा है, पर मैं शाबाश और मुबारकबाद पेश करता हूँ शहबाज शरीफ साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब को, जिन्होंने अपनी सियासत को तर्क करके रियासत के मफाद को मुकद्दम रखा और उसके पीछे सारी पार्टी को खड़ा किया, लब्बैक कहा, और आज हम इस मौके पे पड़े हैं, और हम इंशाल्लाह ताला यहाँ से पाकिस्तान की बेहतरी और सही इस्लाहात का सफर शुरू होगा जो हमें पायदार तरक्की। सर वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। अली परवेज मलिक साहब, बहुत नवाजिश, शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और जो पर्सपेक्टिव है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का IMF के प्रोग्राम की मंजूरी के बाद वो प्रोग्राम सच में शेयर किया, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हमारे दीगर मौजूद मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। कादर मंदुखेल साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, उनके हम नहायत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वक्त दिया। मंदुखेल साहब, आपके पास हम आते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मुआशियात हैं, और आपने बहुत अरसा IMF और वजारत ख़जाना के साथ काम किया है। मैं कादर मंदुखेल साहब, आपकी इजाज़त से खाकान साहब का पर्सपेक्टिव ले लूँ, चूँकि आप एक्सपर्ट हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, तो ये एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। तो डॉक्टर खाकान साहब, अभी अली परवेज मलिक साहब भी बात कर रहे थे, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भी अपना एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव दीजिएगा। IMF के प्रोग्राम की मंजूरी, आप हमेशा कहते थे कि हमें अगर अपनी मईशत को ICU से बाहर निकालना है तो हमें IMF के प्रोग्राम में जाना होगा। आज वो हतमी मरहला तय हो गया है, क्या कहेंगे? तो अनवर साहब, जब भी आपकी मेरी बात हुई है तो मैंने हमेशा यह कहा है कि पाकिस्तान को IMF की सपोर्ट के बगैर चलाना मुमकिन ही नहीं है।
इसलिए कि 26 अरब डॉलर आपको एक टका भी कोई नहीं देता अगर आप फंड के साथ एंगेज ना होते। 12.7 अरब डॉलर रोल ओवर हुआ, 4 अरब डॉलर कमर्शियल रोल ओवर हुआ, मल्टीलैटरल्स के पैसे आए। अभी आई थिंक एडीबी ने डॉलर आपको इस साल के लिए मुख्तस किया। ये तो एक नो ब्रेनर था फॉर मी कि पाकिस्तान को हर सूरत में जो मैक्रो स्टेबिलिटी है वो आईएमएफ की इंगेजमेंट से ही आई है, जिसका मतलब क्या है, आपकी शरह अफरात ज़र कम हुई है, आपकी करंट अकाउंट का खसारा संभला है और कॉन्सिक्वेंटली आपका एक रिजर्व बिल्डअप है। अनवार भाई, टिपिकली बिहेव कर रही है पाकिस्तान इकोनॉमी जैसे कि इकोनॉमीज बिहेव करती हैं फंड की एंगेजमेंट के साथ। बट द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट नाउ इज कि पाकिस्तान ने ये भी याद रखें, ये 24वीं एंगेजमेंट है। एक एंगेजमेंट अपनी पूरी जिंदगी में कंप्लीट की है लॉन्ग टर्म की, और वो 13-16 की थी। और हर दफा प्रोग्राम में जब में जाते हैं चंद रिव्यूज होते हैं। आप 2023 में जाएंगे तो 9 रिव्यूज हुए थे, बाहर आ गए थे। चंद रिव्यूज होते हैं, हम बाहर आ जाते हैं। और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि 13-16 का प्रोग्राम मैंने एंकर किया है पाकिस्तान के लिए, तो मुझे बखूबी मालूम था। तब भी मैंने गवर्नमेंट को कहा था कि ये प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे और अपनी टर्म्स पे करेंगे। सो नाउ दिस इज द सेकंड मोर इंपॉर्टेंट पार्ट। इस दफा जो प्रोग्राम निगोशिएट हुआ है, मैं बड़े एहतराम के साथ ये कहता हूँ कि बहुत ही ऐसा प्रोग्राम निगोशिएट, वेरी हैवी ऑन द टैक्सेस, very heavy on the pricing changes, heavy on many things. I think कि चलें, आपके पास एक रूम था, एक आपने ये सब कुछ कर लिया और लोगों ने उसकी एक प्राइस पे की है। नाउ इज द टाइम कि आप टैक्सेस की बजाय एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म दिखाइए। नाउ इज द टाइम कि आप एनर्जी की कीमतें बढ़ाने की बजाय एनर्जी सेक्टर की तंजीमें नौ दिखाइए। नाउ इज द टाइम कि आप अपनी अफराते ज़र कम हुई है, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के जो सारे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के काम है वो करके दिखाइए। सो कहने का मकसद ये है कि पहले मैं कहता था फंड के साथ एंगेज करें, मैक्रो स्टेबिलिटी आएगी, हो गया। फंड ने आपकी ये सारे काम करके इकोनॉमी को स्लो करके टैक्सेस लगा। बट हियर्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, ये एक टाइम है, ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा, ये एक ब्रीदिंग स्पेस है। इट इज नथिंग मोर देन दैट। आपके जो फंडामेंटल इश्यूज हैं वो 3 साल बाद भी तब तक हल नहीं होंगे जब तक आप डेट रीप्रोफाइलिंग करेंगे नहीं पाकिस्तान की, और जो बाकी काम मैंने आपको कहे हैं वो करेंगे नहीं। IMF हैज बॉट यू टाइम सो दैट आप जो एडजस्टमेंट्स का प्रोसेस है उसमें डिसरप्शंस ना हो। आप सिरा की तरह बच्चों के लिए दूध ढूंढते ना रहिए। बट सो गुड वर्क बाय द गवर्नमेंट, अ पैट ऑन द बैक, बट एट अ वेरी वेरी हैवी प्राइस। दूसरी बात, इसको प्रोग्राम कंप्लीट करना पहले ही, अगर आपके क्वार्टर में जो एफपीआर के टारगेट में आपको कमी दिखाई देगी, इंश्योर कीजिए कि ऐसी चीजें ना हो। इस तरह की बहुत सी चीजें मैं मेंशन कर सकता हूं, बट चलें, आज का नोट है। अब गवर्नमेंट को आज भी मैं ये कहता हूं कि 11 PhDs उनकी साइड से आते हैं। मेक योर टीम विच कैन राइट अ होम ग्रोन प्रोग्राम जो फंड के साथ अगले 37 माह कंप्लीशन पे जाए। ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान। सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल सही कहा कि अब हमें जो होम ग्रोन प्लान जो है वो कम पे इसको ले जाने के लिए जो है वो अपनी पूरी कोशिश और काविश करना होगी। एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो कादिर मंदुखेल साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मुल्क की सियासत पे भी बात कर रहे होंगे और जो 26वीं आइनी तरमीम है उसके हवाले से भी कल भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहे थे, आज सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने बात की। इन तमाम मामलात को उठाएंगे। हमने आपको IMF के हवाले से हुकूमत का और एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट का पर्सपेक्टिव दिया। इट्स अ बिग न्यूज़, इसलिए प्रोग्राम का इब्तिदा हमने उससे की। छोटा सा वक्फे शामिल करते, दोबारा लौट के आते, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। मुल्की सियासत पर आते हैं। आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने तकरीर की। एक तकरीब से खिताब करते उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा का कहना था कि आप गालियां देने और जलाओ घेराव के बजाय अगर कारकर्दगी पर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उन्होंने वाज़े अंदाज में ये भी बात की कि पंजाब की आवाम को दहशतगर्द नहीं बनने दूंगी। अगर पंजाब में कानून तोड़ा गया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्होंने एहतजाज करना है तो वो एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन जो उसके लिए कायदा कानून
तय होगा उससे तजावज़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब जैसे मैंने कहा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आज सेनेटर इरफान सदीकी साहब जो मुश्तबिक नवाज के पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने भी वाज़ेह अंदाज में कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के इख्तलाफी नोट के बाद जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए दरख्वास्त गुजार नहीं आई, अलबत्ता वो एक सियासी जमात है, तो इसके बाद एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई है और पार्लियामान ही वो बेहतरीन फोरम है जो इस कन्फ्यूजन को रफा दफा कर सकते हैं। इन नुकात पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कादिर खान मंदुखेल साहब, उनका बहुत शुक्रिया, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है, और पीजे मीर साहब सीनियर तजियाकार हैं, एनालिस्ट हैं। दोनों मौजूद को फॉर्म में वेलकम। कादिर मंदुखेल साहब, सर बहुत माजरत आपके पास देर से आने की, मेरी माजरत को कबूल कीजिएगा, चूंकि IMF पे आ गई थी खबर, हमने उसका जरा अहवाल लिया, उस पर आप भी कमेंट करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। यू आर फ्री टू आस्क। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप कानूनदान भी हैं और आप पार्लियामान के मेंबर भी रह चुके हैं, 26वीं आईनी तरमीम आप समझते हैं कि ये पीपल्स पार्टी ने जो बेड़ा उठाया है बिलावल साहब ने, कि हमारी ये मजबूरी भी है और जरूरी भी है, इसको पास कराने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, कामयाब हो या नाकाम हो ये तो वक्त के ऊपर पता चलेगा, लेकिन हमारा एक मिशन है, क्योंकि बीबी शहीद का जो मुआहिदा हुआ है मिसाक की जमहूरियत नवाज शरीफ साहब के साथ, बाद में इमरान खान साहब और मौलाना साहब ने भी उसके ऊपर साइन की है, और ये दुनिया के 58 ममालिक में आईनी अदालतें हैं, और बैसियत कानून का तालिब इल्म हाई कोर्ट में हम पेश होते हैं तो आधे से ज्यादा केसेस तो आईनी पिटीशन है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन आर्टिकल 199 के तहत कहा जाता है। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में 60,000 के लगभग मुकदमा पेंडिंग है, जो लोगों ने जमा पूंजी इकट्ठे करके अपने घर बार बेच के वकीलों की फीस अदा की है, और वो जाके उसकी तारीख लगती नहीं है, और बुरे जो है ना बनते हैं वकील, मगर कसूर अदलिया का होता है जो तारीख लगवाती नहीं, क्योंकि अदलिया को सियासी केसेस से फुर्सत नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि पहले तो एक रुकनी होता था बेंच, फिर 3 होती थी, फिर 5 होती थी, अभी तो लाडले का जो मुतालबा है कि सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट बैठे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कमाल कर दिए है, जहां इमरान खान साहब की जरूरत हो वहां पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक सजा याफ्ता शख्स को वीडियो लिंक के जरिए खिताब करने का मौका दिया है। अच्छा, जो हजारों लोग जेलों में बंद है, उनके तो अपने घर वालों से मुलाकात नहीं होती, यहाँ सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त खिताब भी हमने देखा है। उसमें पिटीशनर थे ना, नैब की तरमीम केस में पिटीशनर भी थे ना मंदुखेल साहब, खान साहब उसमें पिटीशनर भी थे ना नैब की तरमीम केस में? नहीं, पिटीशनर देखिए, पिटीशनर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन पिटीशन जो है ना वो खुद पिटीशनर नहीं चलाते, वकील चलाते हैं। जहां ये बंदा इन पर्सन हो, यानी उसका कोई वकील न हो, तो वहां तो मजबूरी है, लेकिन जहां वकील हो वहां फिर पिटीशनर की जरूरत नहीं है। और फिर वही इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे वकीलों तक रिसाई दे ताकि मैं इस केस की स्टडी करूं। अच्छा, फिर इसकी बड़ी बुराई की है अगर हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस जो है ना उसके तहत 14 दिन रिमांड कर दिए, जो कि अंग्रेज के कानून के मुताबिक 14 दिन है, भले एक बंदे ने खुदा न खास्ता 4000 कत्ल भी किए हो न किए हो, और वो भी 14 दिन किस्तों में होता है, 2 दिन 3 दिन चले। यहाँ 90 दिन वो है, और 90 दिन डॉक्टर आसिम को 90 दिन जिस तरह उनको टॉर्चर करके नेब ने उसको रिमांड लिया था, फिर खुर्शीद शाह साहब को, फिर आदि फरियाल तारपुर साहब को, ये सारी चीजें तो हम भुगत चुके थे। ठीक है सर, अब उस पर आए ना, 26वीं तरमीम पे है सर, ये तो माजी का पस मंजर आपने बताया मंदुखेल साहब। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ, मुझे जुमला तो मुकम्मल होने दे प्लीज। आपने गवर्नमेंट की भाषण सुना दी, हमारे भी तो भाषण सुन ले। अच्छा, उसके बाद आप भी हुकूमत है वैसे, उसके बाद आप पीजे मीर साहब हंस रहे हैं, आप अपने आप को बचा नहीं सकते हुकूमत के उससे। नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं हुकूमत से, आप क्लियर कर ले, सरकारी टीवी या जो मर्जी लिख दे, लेकिन हम हुकूमत का इत्यादी है ना, हुकूमत के सपोर्टर जरूर है मगर कोई हुकूमत का हिस्सा नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको ये चीज कर ले कि उसी ऑर्डिनेंस का जहां सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की जो प्ली थी वो मान ली है, और अभी जजेस की वो स्याही खुश्क नहीं हुई है। सुबह इमरान खान साहब के वकील अदालत पहुंच गए, जी नेब ऑर्डिनेंस कहते थे इमरान खान साहब को रिलीव किया जाए, तो ये क्या है? तो ये दोगला पॉलिसी नहीं है, ये मुनाफकत नहीं है, तो उसको क्या नाम दूं? फिर उसके बाद आपने आईनी असलाहत की जो बात की, ये बीबी शहीद की मिसाक की जमहूरियत में ये मौजूद था, हमारी 2024 की मंशूर में मौजूद है,
और फिर 18वीं तरमीम के जरिए हमारे दो दो पॉइंट नुक्ता है, एक आईनी जो अदालतें हैं और दूसरे जो ना वो जजेस के अपॉइंटमेंट का। जजेस के अपॉइंटमेंट का मैं आपको बता दूं कि उस वक्त 18वीं तरमीम में जहां तय हुआ था, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने हुकूमत को ब्लैकमेल करके और गन पॉइंट पे ये इख्तियार सारे अपने हाथ में लिए और धमकी दी कि अगर आप ये नहीं मेरी बात मानेंगे तो मैं 18वीं तरमीम उड़ा दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि उसके बाद 2021 में मैंने कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया है कि एक चपरासी की नौकरी के लिए तो आप बार बार जात नस्ल इंटरव्यू पूछते हो, इंटरव्यू लेते हो। एक हाई कोर्ट के जज आप चैम्बर के लोग अपने भांजे भतीजे क्यों लेते हो? और ये प्रैक्टिकली पाकिस्तान को कोई वकील से इनकार नहीं कर सकता है कि ये सारे अपने लोगों को भर्ती करते हैं। ठीक है, नुक्ता आ गया। नहीं होता है सर। मैं आपकी इजाजत है तो पीजे मीर साहब को भी शामिल करूं सर, आपकी इजाजत है तो। मंदुखेल साहब, मंदुखेल साहब जी, मेरे ख्याल में पीजे मीर साहब थोड़े से मेरे ख्याल में आपने सर आर्गूमेंट सुना जो पूरा एक सियाको सबाक बताया है मंदुखेल साहब ने, और उसमें उन्होंने जो है वो उनका मौकफ है उन्होंने सामने रखा है। आपसे मैं जानना चाहूंगा आपकी सर पीजे मीर साहब क्या राय है? आप हमेशा बड़ा बैलेंस और इंडिपेंडेंट राय देते हैं। फिर मैं वो मरियम नवाशी साहबा ने जो आज अली अमीन गंडापुर साहब पे तनकीद की है उसके पर्सपेक्टिव से सवाल पूछूंगा। पहले जो कादर मंदुखेल साहब फरमा रहे हैं इस पर आपकी क्या राय है? देखें जी, बिल्कुल उन्होंने सही, एक बड़े कहते हैं लॉन्ग ओवरड्यू केसेस हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हुए, और यहाँ कोर्ट्स जो हैं मैं टोटली एग्री करता हूँ मंदुखेल साहब से कि गरीब आदमी उसने तो अपनी जायदादा बेच के वो पेशियाँ लेके और उस पर जजमेंट होकर घर चला जाता है, और ये नहीं होते हैं। तो आई थिंक इस बिल को पास होना चाहिए क्योंकि इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट एंड इन एवरी पार्टी। लेकिन उसके लिए नंबर चाहिए ना सर, उसके लिए नंबर चाहिए ना पीजे मीर साहब, असेंबली में और सेनेट में। तो यहाँ बार्गेनिंग होगी, आप देख लेंगे कि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है दैट विल गो इनटू द बैकग्राउंड। अच्छा। ये नहीं होना चाहिए भाई। दोनों वो सही कहते हैं, इनके रिलेशंस ये इनके साथ भी नहीं है, उनके खिलाफ भी नहीं है। ये एक स्ट्रेंज्ड रिलेशनशिप है जो मैं कहूँगा कि सेपरेशन बिफोर डिवोर्स। डिवोर्स हो जाएगी जब इलेक्शंस आएंगे आगे, फिर अपने अपने रास्तों पे चलेंगे। बट द क्वेश्चन इज कि हम नेशनल इंटरेस्ट को क्यों नहीं हम इसको आगे नजर रखते, क्यों नहीं? वाई? हर चीज को हमने पॉलिटिकल बार्गेनिंग में रखा हुआ है। हमने ये नहीं देखा कि भाई कोई एक का कलेक्टिव एफर्ट लो कि जिसमें आपका जो कौमी पे इसका फायदा है, आम आदमी आवाम का फायदा है, उसको हम क्यों नहीं देखते? और वो आपने सही बात कर दी, नंबर गेम है। नंबर गेम आएगी, अच्छा हमें यहाँ सपोर्ट कर दें, हम आपको यहाँ सपोर्ट कर देंगे। So where is the national interest? That is an important question कि नेशनल इंटरेस्ट का। आप सर मुझे बताइएगा, मरियम नवाशी साहबा ने आज बड़ी तनकीद की है अली अमीन गंडापुर साहब पे, और उन्होंने कहा कि आप अगर कानून की से तजावज़ करेंगे तो फिर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या कहते हैं आप इस हवाले से, क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में रैली की दोबारा इजाज़त मांगी है और 28 को गालिबन रावलपिंडी में रैली की, तो दोनों पंजाब में ही आते हैं। आप इस तरह की वॉर ऑफ वर्ड्स की पॉलिटिक्स को किस तरह देख रहे हैं जो लफ्जी जंग है? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जो मरियम नवाज के जो एडवाइजर्स हैं, आपको ऐसी स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं है। आप पकड़ें, ये जो कोई गलत काम करेगा, यू जस्ट गो अहेड विद द लॉ, दैट्स इट। क्योंकि जब आप एक स्टेटमेंट देंगी, आप देखना कल परसों कोई और स्टेटमेंट आ जाएगी, मरियम नवाज ने ये कहा, फिर मरियम की तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाएगी, तो हम इन्हीं स्टेटमेंट्स के ऊपर खेलते रहेंगे। मरियम इज द चीफ मिनिस्टर, शी इज इन चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इफ शी फील्स और हर ऑफिसर्स फील कि भाई वायलेशन हुई है लॉ की, बंद करो उनको यार, इनफ इज इनफ। आप ये नहीं कर सकते कि उठ के ये जो लॉलेसनेस है इसको आप क्या कहते हैं डिबेट के अंदर ले जाओ। देयर इज नो डिबेट ऑन दिस। लॉलेसनेस के ऊपर मैं कहता हूँ अनवार कोई डिबेट हो नहीं सकती। तो बेसिकली हम ये करेंगे, भाई आपने करना है, करेंगे क्या आप? मरियम देखेंगी या उनके एडवाइजर्स या मिनिस्टर्स फील करेंगे या अथॉरिटीज फील करेंगी समथिंग इज नॉट राइट, दे विल जस्ट हैव टू एक्ट। तो उनको बताने की क्या जरूरत है?
आप इनको एक सबसे पहले मेमोरेंडम दें कि भाई ये आपकी कंडीशन है, जिस तरह आपने जलसे पे दिया ये आपकी कंडीशंस है, इन कंडीशंस पे आपने करना है, खत्म होगी बात। क्या आप वायलेंस इसको, भी नहीं हुई। जी बिफोर आई गो टू कादिर मंदुखेल साहब, क्या आप इसको उसका जवाब को इस पर्सपेक्टिव में भी देखते हैं, क्योंकि इब्तिदा तो ऑब्वियसली वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने की थी जब संगजानी इस्लामाबाद में जलसा किया था, और उन्होंने बहुत ही नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे, जुबानी गुफ्तगू की थी। आप समझते हैं उसका एक बिफिटिंग रिप्लाई आया है? पीजे मीर साहब, पीजे साहब से हमारा राब्ता लगता है हमारा मुनक़ता हो रहा है क्योंकि स्काइप है। कादिर मंदुखेल साहब, सर आपसे जानना चाहूंगा, आप लोगों की सिंध में हुकूमत है मुस्लिम लीग नवाज की, पंजाब में है, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की है। वैसे बात तो उन्होंने ठीक की है मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कि ज़ाहिर बात है सीएम का काम तो ज़्यादा है कि परफॉर्मेंस करें, चाहे वो मुराद अली शाह साहब हो, अली अमीन गंडापुर साहब हो, मरीम नवाज शरीफ साहब हो, सरफराज बुगटी साहब हो, और मुकाबला हो कि कौन किस तरह आवाम की बेहतर खिदमत करता है। लेकिन वो जो एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने तो अपने एहतजाज को फैलाने की भी बात की है और उसमें सीएम लीड कर रहे होते हैं। इस अंदाजे सियासत को आप किस तरह देखते हैं? क्या ये राइटफुल है कि एक सीएम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वरना उनके चेयरमैन भी है जमात के, उमर अयूब साहब लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, शिबली फराज साहब लीडर ऑफ दी अपोजिशन सेनेट में है। मंदुखेल साहब। जी अनवर साहब, पहली बात तो ये है कि अली गंडापुर साहब की जो इंतखाब है वो इंतखाब के अंदर ही कोई इंतशार है, वरना खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे इनकी एमपीए थे, निराला मुंतखब करना ही इंतशार फैलाना था, क्योंकि उनका हुलिया भी शरीफों जैसे है और शरीफाना मौजूद भी करते हैं, तो इसका इंतखाब इसी वजह से हुआ है। और 22 अगस्त की रात 12 बजे से सुबह 7 बजे के अंदर दौरान जो इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हुई, जहां वो ये कहते थे कभी झुकेंगे, मरेंगे, मगर फिर भी झुकेंगे नहीं, मगर उसने वो जो इस्लामाबाद में जलसा था वो मुलतवी क्यों किया था? चलो, अगर मुस्लिम लीग नून से या पीपल्स पार्टी से तो पहले इनकारी था बात न करने का, फिर इमरान खान साहब ने ये बात क्यों कही कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया, इनका कोई बात नहीं करूंगा? तो अब वो आज फिर जाके इनकी पार्टी कहती है कि भाई हमने बातचीत करनी है, इमरान खान साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दरवाजे बंद है। बिल्कुल ठीक है, दरवाजे बंद है। तो ये सारी चीजें ये कि उनको घूम फिर के वही इस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़ने का रास्ता ढूंढ रहे, जो कि अभी तक उसको मिला नहीं है। और फिर मुझे मरियम नवाज साहबा से मुखालिफ पार्टी है, मेरी कोई हमदर्दी तो ज्यादा नहीं हो सकती है, मगर बहैसियत खातून मुझे ये हमदर्दी है कि अली गंडापुर साहब भाई अपने आप को गैरतमंद पुख्तून कहता है। पुख्तून के शाह निशान ये बात नहीं है कि वो किसी खातून के बारे में ये कहे कि मैं 12 तो ढोल बाजे लेके आऊंगा, मरियम तैयार है ना, तो ये किसी पुख्तून की शान निशान नहीं हो सकती है, गुंडे के अल्फाज हो सकती है। और एक उस शख्स की जिसकी तरबियत जो है ना वो शुरू से ऐसी हो कि वो इनके सामने न कोई खातून है, न कोई मर्द है, न कोई तमीज है, न कोई आदाब है। तो ये सारी चीजें यहाँ तो मैं इस बात से मुतफिक हूँ कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें, मगर वही मरियम नवाज साहिबा ने परफॉर्मेंस के ऊपर सिंध हुकूमत के ऊपर भी तनकीद की है कि फ्ला हो गया है, करप्शन किए वगैरह वगैरह। तो मैं ये समझ रहा हूँ बहुत सारी चीजें हैं। और अभी जो वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट हुई है, उन्होंने गवर्नर को बाईपास करके जिस तरह किए है, तो मैं समझ रहा हूँ कि उनको भी अपने मुखालिफ सियासी पार्टी के को इंतकाम लेने में कोई वो रास्ता, कोई कसर वो छोड़ते नहीं है। लेकिन फिर मैं ये भी कहूंगा कि मरियम नवाज साहबा जो प्रोजेक्ट अनाउंस कर रही है तो जरूर करेगी, इस वजह से कि चाचा वजीर आजम है और भतीजी जो ना वो सूबे की वजीर आला है। जारी बात है फंड शंड सारी चीजें आप लोग भी करें ना, आप लोग किससे रोके सिंध में, करें ना पढ़ाने हैं। हाँ। और मंदुखेल साहब आप लोग भी करें ना सर, किससे रोका है? बिजली के नर्क बढ़ाने हैं। अच्छा सुनो तो सही, मेरे जुमला तो पूरा सुन लेना, इतना बेसब्री तो ना दिखाए ना। आप ये बताओ कि चाचा ने बिजली के नर्क बढ़ा दिए, भतीजी ने काम 45 अरब दे रहे हैं, तो आप ये बताओ कि किसको बेवकूफ बना रहे? मुझे एक बात बताओ, घर के 2 अफराद एक रेट बढ़ाता है और अपने बेटे और अपने बेटे के दोस्तों के IPPs के, और भतीजी कहती है मैं अपने खजाने से यानी हुकूमत के खजाने से जिसका फंड चचा देता है उनसे मैं 45 अरब जो है सब्सिडी दे रही हूँ, और वो भी IMF के उसूल के खिलाफ, वो भी 2 महीने के लिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो सिंध की आपने बात की है, सिंध ने 45 अरब नहीं, अगर उस रेशियो से देखा जाए तो सिंध के बनते हैं तकरीबन 8 से 10 अरब। हमने तो 25 अरब के सोलर का ऐलान पहले से कर डाला है, जिसकी तकलीफ साहब ने की है। तो ये बात नहीं है, मुकाबला अगर करना है तो हमारे अस्पतालों से कर रहे हैं,
जो सिंध में हमने नहीं होना चाहिए मुकाबला, सही कह रहे हैं, बेहतरीन किस्म के अस्पताल बनाए। ठीक कह रहे हैं सर, मुकाबला होना चाहिए, टोटली एग्री विद यू। पीजे मीर सर आप बताइएगा, अब इस वक्त जो सिचुएशन है, इलेक्शन कमीशन ने भी इजलास किया है, अब तक कोई हतमी फैसला नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी फील्ड में है, साथ में IMF का प्रोग्राम जो है वो आज अप्रूव हो गया है, तो पाकिस्तान में बहुत सी डेवलपमेंट्स बैक वक्त हो रही हैं। कैसे वे फॉरवर्ड आप सजेस्ट करेंगे कि हम ये जो एक क्राइसिस से डेवलप हो रहा है, ज़ाहिर बात है, आज सेनेटर इरफान सदीकी साहब कह रहे थे कि पार्लियामान ने जो कानून पास किया है उस पे इंश्योर करना चाहिए पार्लियामान को। उन्होंने तो अदलिया के हवाले से ये भी कहा कि उन्होंने कभी मार्शल लॉ का सामना नहीं किया, लेकिन पार्लियामान जो कानून बनाता है उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। इस चीज से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं अनहर्ट? ये बड़ा अहम चीज है, अनहर्ट बाहर कैसे निकल सकते हैं? एक ही तरीके से देखें, ये मुल्क ने कोई ओवर, आप कह लो कि ऐसा तो कोई कमाल नहीं अभी तक दिखाया कि ऑल ऑफ अ सडन दूध की लहर बह रही है। एक टाइम लग रहा है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप हमें वो मोटरसाइकिल वो मौत के कुएं में चलाने वाले हैं, हर चीज कहते हैं यूं हो जाए, और भाई यूं नहीं होगा, आपको टाइम लगेगा। जब आपको टाइम लगेगा आप उसके रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। हैज़ार्ड काम करने से नुकसान किसका होता है? एक तो पॉलिटिकल अपनी पार्टी का जो भी होती है इन पार, एक उसका होता है, और दूसरा कौम का होता है नुकसान। तो आपने वो स्टेप्स लेने हैं जो कि स्टेडी स्टेप्स हैं, और उसके बाद आप रनिंग शुरू कर दो। आप दौड़ना पहले शुरू कर देते हो और कहते हो कि हम ये करेंगे। एक दूसरी चीज जो हमने देखनी है कि ये जो अभी आपने सवाल किया है, ये एक जख्म के ऊपर एक नरम सी पट्टी पड़ रही है। इस पट्टी को छेड़ो मत। अगर आप इस पट्टी को छेड़ते रहोगे, अगर आप आते हो, कोई भी आता है, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। मुझे तो अभी तक याद है नवाज शरीफ के जब ये 2013 के अंदर ये उन्होंने जब अपना वो मैनिफेस्टो दिया, तो नीचे आए तो आगे जा रहे थे तो कहते थे, मैं नाम नहीं लेता किसको कह रहे थे, कि मुझे तो समझ नहीं आती मैं गवर्नमेंट लूं या ना लूं, क्योंकि पिछला इतना बेड़ागर कर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन इज कि वेदर इट इज पीपल्स पार्टी, PTI और PMLN, भाई जो लेगेसी छोड़ के जाओगे, इन्होंने तो उस पर काम करना है ना। तो अगर आप इनको आज तकड़ा कर दोगे, कल की आने वाली गवर्नमेंट्स का कुछ होप होगा, नहीं होगा, आपका यही एक पॉलिटिकल टर्मोइल चलता रहेगा। हमने सब्र दिखाना है, हमने संजीदगी दिखानी है, हमने एक दूसरे से बैठ के बात करनी है। और जी, आपने अहम नुकता आपका आ गया है, जिस्ट आ गई है, फिर हमारा आपका थोड़ा सा सिग्नल फ्रीज हो रहा है। आपने कहा कि हमें जो है वो सब्र दिखाना है, और इस जो चीज़ें हैं उनको वी शुड होल्ड आवर हॉर्सेस, और जो मामलात हैं उनको खुश असलूबी से हमें आगे बढ़ाना है। कादिर मंदू साहब, चूंकि आप वकील हैं, मैं आपसे ये सवाल सामने रख देता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट बार के तहत जो इजलास हुआ उसमें बड़ी गर्मा गर्म वकला रहनुमाओं ने तकरीर की, और उन्होंने कहा कि वो ऐसी आइनी तरमीम को नहीं मानेंगे जो आइन से मुतसादम होंगी, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो आइडिया उसकी भी मुखालफत की। आप लोग कह रहे हैं कि मिसाक जमहूरियत में ये तय हुआ था। आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि ऐसे में कैसे मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा? आप समझते हैं कि जो आपकी वकला बरादरी है उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए इस तरमीम के हवाले से, जहां सियासी कंसेंसस की हम बात कर रहे हैं? मंदू खेल साहब, देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची से खिताब किए, मैं मौजूद था साथ में। वहां भी बार एसोसिएशन के सदर ने एक तजावीज दी। उन्होंने ये कहा कि आप इन्हीं कोर्ट के अंदर जो है ना वो आईनी बेंच बना लें। तो उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जवाब दिए कि अभी तक बनना था तो अभी बना देते हैं, आप खुद भी नहीं बना रहे हो, हमें भी नहीं करने दे रहे हो काम, लिहाजा हमारी एक पॉलिसी है, इसमें गलत क्या है? अगर हम सियासी केस को अलग बना कर दे, जो आईनी की जिसे कहते हैं उसको अलग कर दे, और आम जो सालीन है जो अपने जमा पूंजी बेच के वकीलों को फीस देते हैं, किराया लगाते हैं मुख्तलिफ शहरों में जाने के लिए, पेशी के लिए, और सुबह पता चला कि या तो जज साहब छुट्टी पे है या जज साहब मसरूफ है या 2 बजे तक बैठे हुए बारी नहीं आई। तो ये सारी चीजें तो इसको तो हल यही है ना कि इनको अलग कर दे, और दुनिया के 58 ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद है। ये कोई अनोखा काम हम नहीं करने जा रहे हैं, और ये खुद नवाज शरीफ साहब और बीबी शहीद का और मौलाना साहब के और इमरान खान साहब के सिग्नेचर मौजूद है। और आज साफियों ने इमरान खान साहब से सवाल भी किया कि आपको तो खुद उसी आईनी अदालतों पे दस्तखत मौजूद है आपका उसमें। तो सवाल ये कि ये मैं न मानूं वाली बात है। और दूसरी बात जो आप वकीलों की बात करें, ये वकील सारे PTI के गुलाम नहीं है, यहाँ पीपल्स पार्टी की भी लोग हैं, यहाँ
जो हमारे लॉयर विंग पीपल्स लॉयर फोरम में माजी में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान का रहा हूँ, जहाँ लतीफ कोसा साहब हमारे सदर थे, और उस तरह मुस्लिम लीग नून का लॉयर विंग है, इस तरह जमीयत का है, हर पार्टी का है। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो ना वो लॉयर पीटीआई की है। तो यकीनन, और फिर आपने देखा ना जो वफाकी वजीर कानून ने भी कुछ दिन पहले एक सेमिनार से खिताब किए जहां मुल्क के नामी गरामी वकील और बार सेशन मौजूद थे, तो उन्होंने कोई इख्तलाफ तो नहीं किया। तो यकीनन तकसीम है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये सारी बातें, ये कानून साजी करना या जो आइन में तरामीम करना, ये तो पार्लियामेंटेरियन का है। ये किसी वकील का, किसी चेंबर का, किसी बिजनेसमैन का या किसी जज का इख्तियार तो नहीं है। ये तो इख्तियार है पार्लियामेंट का, और पार्लियामेंट जो बेहतर समझती है आवाम के लिए, उनके फायदे के लिए आइन के अंदर, तो वो तो तरामीम करेगी, उससे किसी इजाजत लेने की वो तो जरूरत नहीं है। लेकिन मैं के माजी में इसी सुप्रीम कोर्ट ने, के माजी में इसी सुप्रीम कोर्ट ने जो एक डिक्टेटर मुशर्रफ को आइन का आर्टिकल 239 के तहत इख्तियार दिए, तुम जो कर सकते हो करो आइन में तरामीम। तो ये भी हमने बदकिस्मती, सही कह रहे हैं, ये आप सही कह रहे हैं, ये बदकिस्मत एक चैप्टर है हमारी हिस्ट्री का। पीजी मीर साहब, सर बताइएगा, आज मौलाना फजल रहमान साहब की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश ये कि इत्तेफाक राय से ये तरमीम हो। 1973 का आइन हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, कादर मंदुखेल साहब की जमात ने इसको लीड किया और एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। 18वीं तरमीम हमारे सामने मौजूद है, वो भी कंसेंसस अमेंडमेंट है। अब 19वीं तरमीम का आज कल बिलावल साहब कह रहे थे, आज कादर मंदुखेल साहब अब कह रहे हैं कि जी हमें धमका कर किया गया। बेहतर तो यह था कि उस वक्त ना की जाती, धमकी में नहीं आना था। खैर बारकैफ अब 4-5 साल बाद ये ख्याल आया है। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अब जो 26वीं आईनी तरमीम मुजव्वज़, आप समझते हैं इस पर कंसेंसस से अगर होगी तो इसकी कबूलियत ज्यादा होगी? अगर कंसेंसस हो, कंसेंसस तो है ही नहीं है। देखें ना, आपने भी एक पॉइंट रेज किया है, ये जो 6 जजेस हैं हमारे ऑनरेबल जजेस, इन्होंने बाद में जो लेटर लिखा है, क्यों नहीं लिखा भाई आपने? पहले जिस वक्त था उस वक्त दे देते आप, हाई कोर्ट बात क्यों किया? तो ये हाई कोर्ट, तो यही मैं चीज अभी कह रहा हूं कि जो भी चीजें होती हैं हमें इमीडिएटली उसको उसी वक्त रेक्टिफाई कर, बाद में ये मत कहें कि हमें प्रेशर दे दिया गया, ये दे दिया। और जो आपने तरमीम करनी है, आप पूरे इसकी पार्लियामेंट की आप देख लें परफॉर्मेंस, नंबर गेम्स ढूंढ रहे हैं सेनेट के अंदर भी फॉर अ चेयरमैन और फॉर एनीथिंग एल्स, नंबर गेम ढूंढ रहे हैं। और उसके साथ साथ फिर हम कहते हैं कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम। बिल्कुल पार्लियामेंट इज सुप्रीम, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, लेकिन इट हैज टू बी अ कंप्लीट पार्लियामेंट, नॉट अ सब्सटेंशियल पार्लियामेंट। सब्सटेंशियल पार्लियामेंट किसी वक्त भी आप देखोगे कि उसकी डिबेट 5 साल 10 साल के बाद फिर शुरू हो जाती है, बट वेयर देयर इज अ यूनानिमस डिसीजन ऑफ द एंटायर पार्लियामेंट, वो चलती है आगे। देखो ना, आप तो आज 73 का कॉन्स्टिट्यूशन भी हम उस पर अब उंगली उठानी शुरू कर दी हमने। सो द क्वेश्चन इज कि हमारी, आपने कहा ना कंसेंसस, अल्लाह करे कंसेंसस को लेके आए, अल्लाह करे, बिकॉज इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट, नॉट इन अ पॉलिटिकल पार्टीज इंटरेस्ट। ये पार्टीज आती जाती हैं, कभी एक आएगी कभी दूसरी आएगी, बट व्हाट अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट? हमने अनवर नेशनल इंटरेस्ट को हम बातें बड़ी करते हैं, यूटोपियन, ये आपकी यू नो थ्योरीज आ जाएंगी, ये हो जाएगा। That's right. और उस कॉन्सेप्ट पे आप नहीं, get into reality mode. Reality mode is to talk to each other, जो मैं बार बार आपके शोज में और बाकी में कहता हूँ, जब तक ये बैठ के आपस में बात नहीं करेंगे, और यार हिंदुस्तान से क्या बात करेंगे, ये मुझे बता दो। क्यों कर नहीं मिलकर बैठ रहे सर? पीजे मीर साहब, सवाल है क्यों, क्या वजह है कि मिलकर नहीं बैठ पा रहे? रुकावट क्या है? व्हाट इज द बेसिक इरिटेंट? ओह, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका जवाब बड़ा सिंपल सर, हम मैं, ईगो। That's your answer. कादिर मंदुखेल साहब, सर बिठाए ना सबको। बिलावल साहब मौलाना फजल रहमान साहब से बातचीत के लिए गए हैं, आप लोग अपनी ड्राफ्ट बना रहे, वो अपना ड्राफ्ट बना रहे, पीटीआई को भी ऑन बोर्ड ले लें। क्या कवाहत है? अगर आपने कहा कि बानी चेयरमैन इमरान खान साहब पीटीआई के दस्तखत हैं, मौलाना साहब के हैं, उनको भी ले लें और यही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की डिमांड आगे सामने रखें। मंदुखेल साहब, देखिए, आपकी सवाल से पहले जो आप दोनों ने पीपल्स पार्टी पे एतराज किया है कि 4-5 साल खामोश रहे, जब 1973 का आइन जो है मुत्तफका तौर पे आया, उस वक्त ऐसी कोई इफ्तिखार चौधरी जैसे जज नहीं बैठा हुआ था, और या साकिब निसार जैसा या गुलजार जैसा या खोसा जैसा नहीं बैठा हुआ था। वो मुत्तफका तौर पे हो भी गया और कानून का हिस्सा, आइन का हिस्सा भी बन गया।
उसके बाद जब 18वीं तरमीम हुई है तो 18वीं तरमीम में इसी इफ्तिखार चौधरी ने धमकी दी है कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे मैं 18वीं तरमीम उड़ा दूंगा। आप देख लें कि पार्लियामेंट के कोई औकात ही नहीं समझ रहे, यानी जो करोड़ों लोगों के वोट से आते हैं और वो कानून साजी जिनका काम है, और एक जज जो डायरेक्ट भर्ती होता है वो ये कहता है मैं नहीं मानता हूं। तो सवाल ये कि ऐसी चीजों को, और आज भी अगर आप देख रहे इस फैसले के अंदर, आपके सवाल की तरफ में बात में आऊंगा कि जब 8 रुकनी जज ने बेंच ने जो फैसला किया है, उन्होंने जो 2 रुकनी जो 2 जज है जिसने इख्तलाफी नोट लिखा, उन बेचारों को क्या क्या अल्फाज से नवाजा है उन्होंने, को किसने इख्तियार दिया? उन्होंने कहा कि नहीं आइन से जो ना वो नाराज किए, आइन से तजावज कर दिए। क्या आपने आइन से तजावज नहीं किए? क्या आर्टिकल 51 का सब क्लास 6E के अंदर लिखा हुआ है कि जो आजाद उम्मीदवार है वो 3 दिन के अंदर पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? आपने 15 दिन दे दिए, वो भी वर्किंग डेज, यानी हफ्ता इतवार लगा रहे तो 19-20 दिन बन जाता है। और उसको भी छोड़िए, आपने अपनी चीफ जस्टिस के इकामात से इनकार कर दिया है। जो उसने कमेटी बनाई, आपने कहा मैं नहीं मानता हूं, पुरानी कमेटी बहाल कर दो। जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों निकाला, उसका वजाहत दो। यानी एक अपनी चीफ जस्टिस से आप वजाहत मांग रहे हैं। आप सदर पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस से जिसको हुकूमत ने रिकमेंड किया उससे आप इनकार कर रहे हैं, और फिर कहते हैं मेरी बात मान लो, भले मैंने आर्टिकल 106 मुअत्तल किए, भले मैंने आर्टिकल 51 मुअत्तल किए। एक बात। अब ये पीटीआई का जो आपका सवाल है, यही बात जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कही है कि हम पीटीआई से करेंगे। अगले दिन अली उमर खान साहब का बयान आया, उसने बोला जब तक खान रिहा नहीं होगा हम बात नहीं करेंगे। इसको आप क्या कहेंगे? यानी वो शंदाना गुलजार साहिबा ने कहा कि खान है तो पाकिस्तान है, ये तो पाकिस्तान को खान से जोड़ रहे हैं। यानी खुदा न खासा को गुरदाले के बागे हैं, हमारे कायदीन को शहीद किए हैं, झूठे मुकदमे पे फांसी चढ़ाया, 600 हमारे कारकुन शहीद हो गए, तो 80,000 कोड़े लगे। हमने तो पाकिस्तान सर पे नहीं उठाया, हमने तो पाकिस्तान कब्बे का नारा लगाया सिर्फ जरदारी साहब ने। सवाल ये है कि इनका सारा जो गुम थे, आपने जो करप्शन अगर नहीं किए तो आप अदालतों में पेश हो जाए। आपके वकील सारा दिन टॉक शो में क्या कर रहे हैं? जाके अदालतों में पेश हो जाए, कानून का सहारा ले। कहने का आपका मतलब मेरा ये है कि हम पीटीआई से भी बात करना चाहते हैं, मौलाना साहब के साथ हमारी बात चल रही है। यकीनन मौलाना साहब की और हमारी बात अगर मुमासलत हो तो हम हुकूमत से बात करेंगे और इसको इंशाल्लाह कंसेंसस। चले, ये आपने बहुत अच्छा किया, मौकफ दिया और एंड में पॉजिटिव बात की कि उनसे भी बात करेंगे पीटीआई से, और मौलाना साहब से भी आपकी बातचीत चल रही है। बहुत शुक्रिया नवाजिश कादर मंदुखेल साहब, हमेशा बड़ी खुशी होती है आप जब प्रोग्राम में आते हैं, खुल के बात करते हैं। और पीजे मीर साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। बहुत दोनों मौजूद साहिबान ने गुफ्तगू की IMF के हवाले से, अली परवेज मलिक साहब और डॉक्टर खाकान नजीब साहब की हमने आपको गुफ्तगू सुनाई। आज के लिए यही कुछ, इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच तो के प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।